परिभाषा डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। देखो, अर्थशास्त्र बहुत प्राचीन विषय है ना, तो अर्थशास्त्र के संबंध में पहले के जो विद्वान थे वो अपना अलग विचार रखते थे और आधुनिक विद्वान जो हैं अलग विचार रखते हैं। भाई, पुराना और आधुनिक समय में विचारों में फर्क तो होगा ना। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में ट्रेडिशनल जो थिंकिंग है वो क्या है, परंपरागत विचारधारा क्या है और मॉडर्न विचारधारा क्या है, उसको दो भागों में हमने विभाजित किया है। एक परंपरागत और दूसरा परंपरागत परिभाषाओं में दो परिभाषाओं को आप याद कर लेना, प्रोफेसर मार्शल और दूसरा प्रोफेसर पीगू। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषाओं को समझते हैं। परंपरागत परिभाषाएं, ट्रेडिशनल डेफिनेशंस अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। और प्रोफेसर, उसमें सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं, देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। इन सब की शुद्ध उत्पत्ति के योग को वास्तविक वार्षिक आय का या वार्षिक राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा है। इसे आप परिभाषाओं को ज्यों का त्यों याद करना है, अपनी ओर से कोई बात जोड़ना तोड़ना नहीं है ना। तो प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं कि एक देश में इनकी परिभाषाओं की विशेषताओं को समझिए आप। दो तीन विशेषताएं मैं बता देता हूं कि उसके बाद आप परिभाषा को अच्छे से समझ जाएंगे। पहली विशेषता देखिए कि प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को देखने से ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान साधारणतः एक वर्ष में लगाया जाता है। और ये सही बात भी है कि हर वर्ष का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, एक वर्ष। ठीक है, हर वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, 10 साल का अनुमान नहीं लगाते इकट्ठा। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है कि कुल उत्पादन में से मशीनों की टूट फूट एवं घिसावट वह घटा देनी चाहिए। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को जब हम देखते हैं तो हमको स्पष्ट होता है, हमें स्पष्ट होता है कि मशीनों में जो टूट फूट होती है या देखिए, मशीनें मतलब पूंजी ना। क्या मशीनें आज आपने जैसा यूज किया है वो आने वाले 10 सालों या 20 सालों तक मशीनें वैसे ही रहेंगी क्या? उसमें घिसावट आएगी ना। तो मशीनों में जो घिसावट होती है उस घिसावट व्यय को, घिसावट खर्च को राष्ट्रीय आय से घटाया जाता है, क्योंकि वो लॉस है ना।
प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की तीसरी विशेषता ये है कि विदेशी विनियोग से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देना चाहिए। विदेशी विनियोग मतलब हमारे देश के लोग जो विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं, विदेशों में कोई बिजनेस करते हैं, पैसा लगाते हैं। मान लीजिए आप बांग्लादेश में कोई फैक्ट्री खोले हैं और वहाँ पर अपना उत्पादन कर रहे हैं। जब आप वहाँ अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, फैक्ट्री आपका है ना, आपको प्रॉफिट होगा तो वो पैसा कहाँ आएगा? भारत आएगा। इसलिए विदेशों में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसको विदेशी विनियोग बोला जाता है। तो विदेशी विनियोग यानी विदेशों में जो इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की आय है। ठीक है, तो इन विशेषताओं को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है, नॉर्मली राष्ट्रीय आय का अनुमान 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है और घिसावट व्यय जो होती है मशीनों में उसको राष्ट्रीय आय से माइनस किया जाता है। विदेशी विनियोग यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं उसको हम नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा और उसकी विशेषता को भी याद कर लीजिएगा। 3 विशेषताएं। ठीक है, प्रोफेसर पेगु की परिभाषा को देखिए। प्रोफेसर पेगु क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसी देश की वस्तुनिष्ठ आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित रहती है। प्रोफेसर पेगु की परिभाषा को अगर देखें हम तो प्रोफेसर पेगु बड़ा स्पष्ट और शॉर्ट एंड स्वीट क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में हम उन्हीं आय को, उन्हीं वस्तुओं को शामिल करते हैं जिन्हें मुद्रा में माप सकें, यानी जिसकी कोई प्राइस हो, जिसको मनी में, मुद्रा में नापा जा सकता है, उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। आप जिसको मुद्रा में नहीं माप सकते उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे जिन्हें, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है उसे ही राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। अगर मुद्रा में ना मापी जा सके कोई वस्तु और सेवा तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। इनके परिभाषा के अंतिम हिस्से को देखिए। पेगु क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय को भी, शुद्ध आय को भी जोड़ा जाता है। यानी ये तो प्रोफेसर मार्शल भी कहते थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अपने राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। ये सही बात भी है भाई कि अगर विदेशों से हमको कोई आमदनी मिलती है, आय प्राप्त होती है, तो उसे राष्ट्रीय आय में निश्चित रूप से जोड़ेंगे, क्योंकि वो तो हमारे देश की आय है ना। विदेशों से भले ही प्राप्त हो रही है हमको, लेकिन वो तो हमारे देश की आय है। तो प्रोफेसर पेगु की परिभाषा और भी सरल है। इसकी बहुत आलोचना करते हैं कुछ आलोचक लोग, आपके किताब में भी वो आलोचना दिया गया है। मान लीजिए प्रोफेसर पेगु की एक बड़ा क्लियर बोलते हैं ये बात कि उन्हीं चीज़ों को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। फूल को क्यों दिखा रही है तू मेरे को? रखो उसको, डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। कौन निकाला उसको? जमा करो मेरे पास, लाओ। ऐसे ऐसे घुमा रही है वो फूल को, तो मेरे डिस्ट्रैक्ट होऊंगा कि नहीं? इधर मेरे पास लाओ उसको। इसे मुद्रा में नापा जा सकता है क्या? तो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? हाँ, प्रोफेसर पेगु क्या बोलते हैं
मैं क्या बोल रहा था, प्रोफेसर पीगू की आलोचना लोग बहुत करते हैं। क्यों करते हैं? आपकी किताब में आलोचना या उसका आलोचना दिया है आपकी किताब में ना, उसमें देखिएगा एक ही काम को एक बार राष्ट्रीय आय में शामिल कर रहे हैं और एक बार उसी काम को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर रहे, काम वही है। तो पीगू की परिभाषा जो है विरोधाभास है। एक काम बताता हूं मैं, आपने नहीं, कोई व्यक्ति ने अपने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रखा है, बर्तन, खाना, झाड़ू पोछा आदि के लिए, और उसे हर महीना 5,000 रुपये देता है। तो उस नौकरानी की मजदूरी क्या हुई महीने की? 5,000। उसे मुद्रा, उसके काम को मुद्रा में मापा जा रहा है कि नहीं? तो क्या उसे राष्ट्रीय आय में उस 5,000 को वो शामिल करेंगे कि नहीं? करेंगे। ठीक है, नौकरानी वही है, काम भी वही है उसका जो करती है। अब उस नौकरानी ने उस मालिक के साथ विवाह कर लिया, ठीक है, अब भी वही काम, विवाह के बाद भी वही झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़ा, सब वही काम करती है अब, लेकिन अब महीने का उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, क्योंकि अब वो मालकिन बन गई है। अब उसके काम को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे कि नहीं? पीगू के अनुसार नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई मुद्रा नहीं दी जाती। लेकिन दोनों कंडीशन में काम वही हो रहा था, ध्यान दीजिए, पहले भी काम वही हो रहा था, अब भी काम वही हो रहा है, लेकिन पहले हम उसी काम को राष्ट्रीय आय में शामिल करते थे और अब उसी काम को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि अब उस काम के लिए कोई मुद्रा उसे नहीं दी जाती है। इसलिए प्रोफेसर पीगू की परिभाषा की बहुत आलोचना की जाती है कि भाई ये बात बहुत गलत है, हर काम को हम मुद्रा में नहीं नाप सकते। मुद्रा, मौद्रिक जो नाप है वो विकसित देशों के लिए ठीक है, जहां हर जगह मुद्रा चलती हो, लेकिन अविकसित देश या पिछड़े देश जहां मुद्रा हर जगह नहीं चलती है, बहुत जगह वस्तु विनिमय भी किया जाता है, तो वहां पर पीगू की परिभाषा लागू नहीं होती है। यानी पीगू की परिभाषा सिर्फ विकसित देशों के लिए ठीक है, अविकसित या पिछड़े देशों के लिए पीगू की परिभाषा लागू नहीं होती है। देखो, इनमें से सबसे अच्छी परिभाषा है, भारत का एक स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। छोटी परिभाषा भी है, आपकी सुविधा के लिए मैं इसी को चयन करता हूँ, ठीक है। क्या बोलता है, देखो, यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय किसी देश के सामान्य निवासियों, पहले इतना को समझ लो, राष्ट्रीय आय में किन चीज़ों, किन के इनकम को हम शामिल करते हैं? जो उस देश के नॉर्मल सिटीजन हैं, सामान्य निवासी हैं। आप हम सब इस देश के सामान्य निवासी हैं, ठीक है। तथा एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष, एक वर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना होती है, ये तो अर्थ बताते समय ही मैं बता दिया था। लेकिन एक वर्ष और एक लेखा वर्ष, ये दोनों क्या है भाई? एक ही बात है कि अलग अलग बात है? खुल के बोलो ना, गलत ही तो बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा? एक वर्ष और एक लेखा वर्ष एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक वर्ष और एक लेखा वर्ष अलग अलग बात है, ठीक है। अगर मैं एक वर्ष कहता हूं तो उसका मतलब कहाँ से वो वर्ष शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है ये क्लियर नहीं है, ठीक है।
1 जनवरी से 31 दिसंबर, उसको भी 1 वर्ष बोलेंगे, बोलेंगे ना। लेकिन एक लेखा वर्ष यानी 1 फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का एक अलग ही महीना से चालू होता है और अलग ही महीने में खत्म होता है। मैंने बताया था आपको पहले। एक लेखा वर्ष, अच्छा कभी कभी ये सवाल भी पूछता है 1 नंबर के लिए कि एक लेखा वर्ष या एक वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है। ये होता है, देखो बैंक अपना नया साल अलग ही दिन मनाता है। उनका लेखा वर्ष जब चालू होता है वहीं से उनका नया साल होता है। अर्थशास्त्र वाले आप लोग हो, आपका भी नया साल 1 अप्रैल से ही चालू होगा और 30 मार्च को खत्म होगा आपका साल। इसे कहा जाता है एक लेखा वर्ष, 1 अप्रैल से 30 मार्च। इसको 1 फाइनेंशियल ईयर, एक लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष भी बोला जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या कहता है, देश के निवासियों के द्वारा एक लेखा वर्ष में, मतलब समझ गए ना, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक मजदूरी, देश में जितने भी श्रम काम करते हैं इस अवधि में, किस अवधि में, 1 अप्रैल से 30 मार्च, इसको हम क्या बोलेंगे, एक लेखा वर्ष, 1 फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष, तीनों नाम से इसे बुलाएंगे हम। यानी बैंकों का या जितने भी वित्तीय मामले हैं सबका नया साल 1 अप्रैल से चालू होता है और 30 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है, अगर कोई लोन लिया रहता है तो उन लोग, लोन वाले लोग दिसंबर जनवरी में ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, लेकिन 30 मार्च से पहले अगर लोन नहीं पटा रहा है तो उसके एजेंट घर घर दौड़ते हैं, पटा दो भाई 30 मार्च तक, ये साल का आखिरी दिन है। ठीक है, ये पहले भी बताया था मैं आपको, नई बात नहीं बता रहा हूँ कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होती है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि इस लेखा वर्ष में जो मजदूरी मिलती है, सभी को जो मजदूरी मिलती है, जो श्रम, जितने भी श्रम है सबको मजदूरी मिलेगी। तो जो मजदूरी मिलती है देश में ना, सभी को जो मजदूरी मिलती है, जो आगे देखो लगान मिलता है, जितने भूमि स्वामियों को लगान मिलता है, आगे देखो ब्याज, जितने पूंजीपतियों को ब्याज मिलता है, आगे देखो लाभ, किसको मिलता है लाभ, कौन से साधन को लाभ मिलता है, जोर से बोलो, जोर से, और जोर से। साहस बोल रहे हो तो साहस के साथ बोलो ना, डर क्यों रहे हो भाई। देखो किसको क्या मिलता है, लगान भूमिपति को मिलता है, भूमि स्वामी को ना। मजदूरी किसको मिलती है, श्रम। ब्याज किसको मिलता है, पूंजी। लाभ किसको मिलता है, साहस। एक वित्तीय वर्ष में
लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ। आगे देखो, के रूप में अर्जित साधन आय का योग है। माने इन साधनों को जो भी अर्जित होता है, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, साधनों को ही तो मिलेगा ना। उन साधनों को जो मिलता है, अर्जित होता है एक वित्तीय वर्ष में, उसके योग को, उसके टोटल को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक बार फिर से समझ लो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या बोलता है? राष्ट्रीय आय देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में साधनों को जो अर्जित होता है आय, उसके टोटल योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। बहुत सिंपल है। ये मैंने आपको ट्रेडिशनल डेफिनेशन 2 बताया है, प्रोफेसर मार्शल एंड प्रोफेसर पीगू, और मॉडर्न डेफिनेशन एक बताया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। इसे आप याद करके आना कल, और लिख करके भी लाना, लिख लिख के याद करना, ठीक है। कल इन परिभाषाओं, ये तीनों परिभाषाओं को आपको हर स्टूडेंट को सुनाना है। और परिभाषा से पहले मैंने क्या पढ़ाया था? अर्थ, उसको भी सुनाना है।